अब देखते हैं कैपिटल मार्केट। सो सेम मनी मार्केट की तरह कैपिटल मार्केट में दो तरह की मार्केट होती है। इसमें क्या है, लेकिन कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट होती है। और इसके अंदर क्या, प्राइमरी मार्केट देखते हैं। सो प्राइमरी मार्केट जो ना, इसमें क्या, जब फर्स्ट टाइम सेल सिक्योरिटी करोगे ना, जैसे कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तब आप प्राइमरी मार्केट में यूज इस्तेमाल करती हैं कंपनियां। मतलब जब कोई कंपनी ना अपने आप को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करती है और इशू करती है शेयर्स को, फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में करती है। कंपनी सेल्स करती है इन्वेस्टर को, और कंपनी ही फिक्स करती है प्राइजेस को, और फर्म रेस करती है फंड फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि जो पहले से इशू करे हुए शेयर है ना, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, वो बॉट एंड सोल्ड करते हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। और इन्वेस्टर सेल करते हैं इन्वेस्टर को। इसके अंदर प्राइस जो डिटरमाइंड होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, कि किसके शेयर ज़्यादा चल रहे हैं, किसके कम चल रहे हैं। और प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। अब इंडियन कैपिटल मार्केट सिस्टम देखते हैं कैसे चलता है। इंडियन कैपिटल मार्केट सिस्टम में ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जीसैक जिसे बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें न्यू इशू होती हैं और ओल्ड इशू होती हैं। अब ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें आईएफसीआई है, आईसीआईसीआई है, एसएफजी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, आईआईबीआई है, यूटीआई है। ऐसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होती हैं। उसमें क्या, मर्चेंट बैंक हो गया, इंटरमीडियरी, जो मतलब दो ट्रांजैक्शन के बीच में कोई एक होता है ना, इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा। म्यूचुअल फंड आ गया, लीजिंग कंपनीज आ गए, वेंचर कैपिटल्स आ गए और अदर्स। अब देखते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट कैसे काम करती है। सिक्योरिटीज आर इशूड टू द पब्लिक इन्वेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू होती हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। ट्रांजेक्शन जो टेक प्लेस करती है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में, ना कि इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में। अगर आपको कंपनी इन्वेस्टर को देगी ना, शेयर्स इशू करेगी, तो वो प्राइमरी मार्केट में आएगा। और वहीं आप किसी इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर की तरफ जाओगे ना, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। अब प्राइमरी मार्केट में मीन्स ऑफ रेजिंग फंड क्या क्या है, तो आप आईपीओ कर सकते हो। आईपीओ के अंदर क्या होता है, प्रोसेस है व्हेन अनलिस्टेड कंपनी रेज फंड्स बाय ऑफरिंग इट्स शेयर टू द पब्लिक एंड कॉन्सिक्वेंटली गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या है, आईपीओ में क्या है कि फर्स्ट टाइम कंपनी क्या कर रही है, शेयर रिलीज कर रही है एंड स्टॉक एक्सचेंज पे ना कॉन्सिक्वेंटली लिस्टेड भी हो रही है। अब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, जब लिस्टेड कंपनी जो है ना कम्स आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। फॉलो ऑन मतलब पहले से आईपीओ दे चुकी है, अब उसके साथ साथ वो नए शेयर्स ला रही है। और मेक एन ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक रेज फंड इज नोन एज एपीओ। और इसमें नोट एक दे रखा है, इशुएंस ऑफ एडिशनल शेयर मेड बाय कंपनी आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब फॉलो अप जो है ना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है ना, वो आईपीओ के बाद ही कर सकते हैं। अब ऐसे ही आते हैं प्रेफरेंशियल इशू होते हैं। प्रेफरेंशियल इशू में क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ बल्क अलॉटमेंट टू फ्रेश शेयर टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किसी को प्रेफरेंस दे रहे हो, एक ग्रुप को, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं और एनी अदर पर्सन बाय एनी पर्टिकुलर कंपनी फॉर फंड रेजिंग। इसमें नोट क्या रखा है, द प्रेफरेंशियल इशू इज नाइदर अ पब्लिक इशू और नॉर अ राइट इशू। मतलब आप पब्लिक लेवल पर नहीं कर रहे हो, एक प्राइवेट ग्रुप को कर रहे हो, और ना ही राइट इशू कर रहे हो। राइट इशू क्या होता है, इशू ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मान लो किसी पर्सन का ना पहले से ही किसी ने शेयर खरीदे हुए हैं 25%, तो उसको क्या है, एग्जिस्टिंग उसके प्रोपोर्शन में ही दूसरे शेयर इशू करे जा रहे हैं, नए शेयर्स। अब ऐसी प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, मैन कंपनी ना ऑफर करती है सिक्योरिटीज टू स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। इन्होंने क्या करा, सिक्योरिटीज करी हैं। मतलब प्रेफरेंशियल में क्या था, वो फ्रेश शेयर्स दे रहे थे। शेयर्स मतलब कंपनी में ओनरशिप दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटीज़ में क्या है, ये डेप्ट होती हैं एक तरह की। सच सिक्योरिटीज़ में भी बॉन्ड हो सकती हैं, स्टॉक हो सकती हैं और अदर सिक्योरिटीज हो सकती हैं। एंड द इन्वेस्टर्स कैन बी बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल। सो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, वो ओनरशिप नहीं देते हैं। अब सेकेंडरी कैपिटल मार्केट देखते हैं। सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि पहले से सिक्योरिटीज इशू हो रखे हैं, बस वो क्या है, दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं कि मेरे को 1000 रुपये का मैंने खरीदा था, अब मेरे को 1200 रुपये चाहिए या 1100 रुपये चाहिए उसके लिए, जो होता है ना बीएससी और एनएससी पे, बॉट एंड सोल्ड। हेयर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन वेरियस इन्वेस्टर्स, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज रिफ्लेक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस। अब क्या है, जो ये पहले से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है ना, अब कोई बंदा क्यों खरीदेगा, जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी या बुरा परफॉर्म कर रही होगी, उसको देख करके ना। अब देखो ये टाइप्स क्या होते हैं इसके, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ओवर द काउंटर एक्सचेंज होता है एक दूसरा। अब देखते हैं, इन जनरल मार्केट इज डिवाइडेड एज, स्पॉट मार्केट होता है मार्केट, ये देखो ये सेकेंडरी मार्केट डिवाइड करी गई है इन जनरल दो में, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट।
फॉरवर्ड मार्केट जो होती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग करती है इसमें, और स्पॉट मार्केट में क्या होती है, ट्रांजैक्शन जो है ना ऑन स्पॉट कंप्लीट होती हैं एक प्रिवेलिंग प्राइस पे, और डिलीवरी जो है कंपलसरी होती है इसके अंदर। अब ऐसी फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, इसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक स्वैप्स होते हैं, और ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में कॉल होता है और पुट होता है। इन दिस मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड टू बाय और सेल समथिंग इन फ्यूचर एट प्री डिटरमाइंड रेट एंड डेट, डिलीवरी इज नॉट कंपलसरी। अब आगे देखते हैं इनको डिटेल में। सो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में क्या है, फॉरवर्ड डेरिवेटिव जैसे मैंने बताया था ऊपर ये रखा ना, और दूसरा फ्यूचर डेरिवेटिव है, और तीसरा ऑप्शंस है। सो फॉरवर्ड देखते हैं। इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एंटिटीज बट सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन ए स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट प्री एग्रीड प्राइस। ये तीनों तीनों जो ना फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन, इन सब में क्या है, प्री एग्रीड डेट एंड टाइम, प्री एग्रीड टाइम एंड प्राइस पे ना खरीदी जाएंगी, लेकिन इनकी कंडीशंस रहेंगी। क्या, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट सर्टन टाइम इन फ्यूचर एट सर्टन प्राइस। अब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, और फॉरवर्ड क्या है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब फॉरवर्ड में जो है ना कोई गारंटी नहीं है, अनसिक्योर्ड है, और फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट से मुंह नहीं फेर सकते हैं। अब ऐसे ऑप्शंस देखो। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑप्शन क्या करता है, एक राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग स्टेटेड डेट एंड एट स्टार्टेड प्राइस। जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंडरी में जो है ना ये फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन ये सब ना प्री डेट एंड प्राइस जो पहले से एग्रीड रहेगा। अब इसमें कॉल में देखो, कॉल ऑप्शन जो है ना बायर को राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। बायर को कॉल के अंदर क्या बाय करने की वो देता है, ये क्या ऑब्लिगेशन नहीं देता है लेकिन राइट देता है एट अ गिवन प्राइस बिफोर गिवन फ्यूचर डेट। और पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट गिव करता है बायर राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल। इसको याद कर सकते हैं ना इस तरह से कि पुट ऑन सेल और कॉल करो वाई के लिए। ऐसे स्वैप्स होते हैं। स्वैप्स क्या होते हैं, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में होता है कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही टू एक्सचेंज, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉरवर्ड मार्केट टू एक्सचेंज अ कमोडिटी और सिक्योरिटी विथ अनदर एट प्री डिटरमाइंड रेशो एंड डेट। स्वैप्स के अंदर क्या होते हैं, रेशो भी मेंटेन रहते हैं, रेशो भी पहले से डिटरमाइन रहते हैं। अब एक्सचेंजेस कौन कौन से इंडिया के अंदर, सो इंडिया के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 100 बेसिस पॉइंट्स का चलता है, और BSE सेंसिटिव इंडेक्स जिसे हम सेंसेक्स बोलते हैं वो होता है इसके अंदर। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ना 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1875 में। अब ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखो, इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। ये देखो कितना फ़र्क है। BSE जो है ना BSE वो 1875 और 1992, लगभग 100 साल का फ़र्क है। सो BSE जो है ना ओल्डेस्ट है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ना इंडेक्स जो है ना निफ्टी 50 चलता है, मतलब 50 कंपनीज, निफ्टी जूनियर S&P एटसेट्रा 100। अब इसका जो वो है ना कंपनीज लिस्टेड वो ओवर 1500 से ज़्यादा हैं। और देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कितनी थी, 5000 से ज़्यादा, क्योंकि वो ओल्डेस्ट है। अब ऐसे देखो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी होता है कुछ, जिसको एस्टेब्लिश किया गया 2003 में। लाइसेंस सेबी ने दिया इसको 2012 में टू ऑपरेट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या ऑपरेट करता है, स्टॉक एज ए स्टॉक एक्सचेंज, ऑफर करता है ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अक्रॉस वेरियस सेगमेंट इंक्लूडिंग बुलियन, इंडस्ट्रियल मेटल्स, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर कमोडिटी। और इसके इंडेक्सेस कितने, SX40। और क्या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इस नाम से पता चल रहा है कि मल्टी कमोडिटी मतलब इसके अंदर बुलियंस और इंडस्ट्रियल मेटल्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर कमोडिटी, आप किसी के साथ भी ना वो कर सकते हो, बार्टरिंग सिस्टम की तरह। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया देखो क्या होता है। 1990 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ऑपरेशनल हुआ था 1992 में। फैसिलिटेट करता है ट्रेड इन सिक्योरिटीज़ टू दूस कंपनीज हुज पेड अप कैपिटल जो है 30 लाख से ज़्यादा है, और या फिर 30 लाख है। ओवर द काउंटर फैसिलिटेट करता है ट्रेड ऑफ दूस कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल जो है ना 30 लाख से ज़्यादा है। अब ऐसे देखो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी होता है कुछ। ये क्या है, रीजनल क्या है, रीजन वाइज होते हैं। दिस सर्व एज अ लिंक बिटवीन द लोकल कंपनीज एंड लोकल इन्वेस्टर्स। अब जैसे लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो बॉम्बे तो नहीं जा सकते ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उनके लिए रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बने हुए हैं। ईच रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो फॉलो करता है इट्स ऑन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिस्क कंटेनमेंट मेजर्स। अब देखो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके
कंपेयर में ना रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो रीजनल कंपनीज के लिए ना ईजी पड़ता है इन्वेस्टर्स के लिए। सो उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और पुणे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो सेबी, सेबी क्या होता है। सो सेबी जो ना एज ए नॉन स्टेटरी बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी 1988 में, लेकिन उसको ना रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी 1992 में उसको ना स्टेटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया था नरसिम्हम कमेटी की वजह से 1992 में, और इसको सेबी एक्ट 1992 में लाया गया। फंक्शन क्या है इसके, रेगुलेशन करना कैपिटल मार्केट का, रजिस्टर एंड रेगुलेट करना इंटरमीडिएट्स का, चेक करना मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट को, एंड टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब ऐसे देखो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती हैं कुछ, क्या होती हैं, एक टाइप ऑफ नेगोशिएबल, ये ध्यान रखना नेगोशिएबल है ये, ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी ट्रेडेड ऑन अ लोकल स्टॉक एक्सचेंज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इश्यूड बाय फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ना विच इज़ अ फिजिकल सर्टिफिकेट अलाउ इन्वेस्टर्स टू होल्ड शेयर इन इक्विटी ऑफ अदर कंट्री। अब देखो टाइप्स कितने तरह के होते हैं, अगर यूएसए के अंदर है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अगर इंडिया के अंदर है तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऐसी ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब एडीआर क्या होता है, एक सर्टिफाइड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, रिप्रेजेंट करता है शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी इश्यूड बाय एन अमेरिकन बैंक दैट कैन बी ट्रेडेड इन यूएस फाइनेंशियल मार्केट। अब इसको समझाता हूँ, जैसे मान लो कोई इंडियन कंपनी है, जैसे इन्फोसिस ले लो, इन्फोसिस ना शेयर इशू करती है फॉरेन में अमेरिका में, तो अमेरिकन बैंक क्या करेगी, इन्फोसिस के शेयर खरीद लेगी, उसके बदले क्या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ना इन्वेस्टर्स को देगी कि हमने आपके नाम पर ना इतने शेयर्स लिए हुए हैं, लेकिन ये डायरेक्टली जितना डिस्काउंट होता है सबकी लायबिलिटी होती है, ये सब देखते हैं इन्वेस्टर्स जो ना इसमें पूरी तरह से लायबल रहते हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी शो करती है उनके शेयर्स को, इन्फोसिस जो फॉरेन कंपनी है। ऐसे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ले लो, जैसे कि फॉरेन कंपनी है ना वो इंडिया में शेयर इशू करना चाहती है, तो वो क्या करेगी कि इंडियन बैंक को ना शेयर्स देगी और बैंक उसके बदले ना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे ना इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करवा लेंगे। ऐसी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी होता है। अब देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, इट रेफर्स टू पूल ऑफ मनी। म्यूचुअल फंड क्या है, पूल ऑफ मनी है एक्यूमुलेटेड बाय सेवरल इन्वेस्टर्स हु एम एट सेविंग एंड मेकिंग मनी थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ना एक्यूमुलेट कर दिए पूल ऑफ मनी को, और बाय सेवरल इन्वेस्टर्स, और इनका एम क्या है, सेविंग एंड मेकिंग मनी थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट्स। कॉर्पस ऑफ मनी सो क्रिएटेड इज इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स क्लास, डेब्ट, फंड, इक्विटी सब में। अब ऐसे देखो, गेन एंड लूसेज आर शेयर्ड बाय ऑल इन्वेस्टर्स इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द कॉर्पस। रजिस्टर्ड किसके साथ है म्यूचुअल फंड, सेबी के साथ। अब देखो ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी होता है कुछ, वो क्या होता है, ये क्या है, दीज आर म्यूचुअल फंड्स होते हैं लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक शेयर्स। शेयर्स की तरह ही ना इनको क्या लिस्ट और एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं। ईटीएफ जो है ना क्रिएट कौन करता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं, सर्व करते हैं शेयर्स को ऑन इंडेक्स बास्केट फॉर यूनिट ऑफ द फंड। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि भारत 22 गवर्नमेंट ने कर रखा है, और फंड विच हाउस 22 पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और जो ना ईटीएफ जो ना अ फंड जो कि 22 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को हाउस भी करता है। अब ऐसी कॉर्पोरेट बॉन्ड देखो क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है ना वो क्या होते हैं, डेब्ट सिक्योरिटीज होते हैं, मतलब उधारी, इशूड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन टू रेज फंड्स फॉर वेरियस पर्पस लाइक बिल्डिंग न्यू प्लांट, परचेसिंग इक्विपमेंट। क्या डेब्ट सिक्योरिटीज है कॉर्पोरेट बॉन्ड। इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड इज लैंडिंग मनी टू कॉर्पोरेशंस एंड इन रिटर्न गेट्स इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड डज नॉट प्रोवाइड ओनरशिप इन द कंपनी। अब देखो ये हमने पहले पढ़ा था कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर्स, वो क्या थे, वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है ना ये क्या है, ये सिक्योरिटी मार्केट्स में है, ये लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म डेब्ट में है। ये क्या है, डज नॉट प्रोवाइड ओनरशिप इन द कंपनी। और ये कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है ना ये है लॉन्ग टर्म में, मोर देन 1 ईयर, लेकिन ये ओनरशिप नहीं देगा, मतलब ये डेब्ट में चलेगा। अब ऐसी पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, ये क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स एंड हेज फंड्स हु विश टू इन्वेस्ट इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज। दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। पी नोट्स जो है मोस्टली यूज बाय ओवरसीज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, hedge fund and other foreign institution allow such investors to invest in India through registered foreign institutional investor। अब देखो इसका मतलब क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स में क्या होता है ना कि किसी को मान लो इंडिया में शेयर खरीदने हैं, तो क्या करेगा उसको ना, लेकिन उसको ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई पे ना अपने को लिस्ट नहीं करना है, तो क्या करेगा वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा ना, उसको बोलेगा कि मेरे को ना इंडिया में रिलायंस के मान लो इतने शेयर्स खरीदने हैं,
तो वो क्या करेगा, एफ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है ना वो इसके नाम पे खरीद लेगा, ठीक है, ये अपने नाम लेगा, ओनर ये रहेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेकिन फिर ये ना पार्टिसिपेटरी नोट दिखाएगा, मतलब देगा इन्वेस्टर को कि मैंने तुम्हारे नाम पे इतने शेयर ले रखे हैं, और इसके बाद जो डिस्काउंट मिलेगा या फिर जो प्रॉफिट या लॉस होगा जितने परसेंट में, वो तुम बियर करोगे पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू। लेकिन हाँ, फिर मैं भी लायबल रहूँगा तुम्हारे ये पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के लिए। सो ये तक क्विक रिवीजन मॉड्यूल का मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इतना ही था बस।